माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे नहीं है, ज़ोहो पे बना है। जैसा 2 दिन पहले से काम चालू किया था इसमें। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन फैसलों पे आता हूँ मैं। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है। शिप बिल्डिंग बहुत बड़ा रिफॉर्म है, शिप बिल्डिंग में मेजर रिफॉर्म है, डिटेल में आपको बताऊंगा। हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। ओवरऑल बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले हमारे रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी, तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी और सब्सटेंशियली बढ़ने से कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और इसमें बिहार में काफ़ी एक बड़ा जो पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। 104 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। 2192 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और जैसा आपको बताया 4 मेजर डेस्टिनेशंस कल्चरल हेरिटेज के राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बोध गया इनको कनेक्ट करेगा। एक्स्ट्रा कार्गो करीब 26 मिलियन टन्स पर एनम इससे कैरी करेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, रिलीजियस मूवमेंट बढ़ेगा, कल्चरल मूवमेंट इसमें बढ़ेगा और डे टू डे यूज़ के लिए जो रेलवे की डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है वो भी इससे, इस प्रोजेक्ट से बढ़ेगी। दूसरा है नॉर्थ बिहार का। नॉर्थ बिहार में साहिबगंज बेतिया सेक्शन हाईवे का ये 79 किलोमीटर्स का है। 3,822 करोड़ रुपीस के बनने से 4 लेनिंग इसका किया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप नक्शे पे अगर देखो तो नॉर्थ बिहार में बेतिया, मोतिहारी, साहिबगंज वाला ये जो पूरा सेक्शन है, इसको कंप्लीट कनेक्टिविटी फिर पटना तक 4 लेनिंग हो जाएगी। ऑलरेडी जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है या पटना की तरफ से अगर चलें तो जो ये वाला सेक्शन है पटना से कानपुर, ये कंप्लीट हो चुका है। जो ब्लू में है कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, जो येलो में है वो अवार्ड हो गया है और जो रेड में है वो अरेराज से बेतिया, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अगेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इससे नॉर्थ बिहार की पटना के साथ कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पड़ेगा 3,822 करोड़ और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल में बनेगा और बहुत बड़ा जो हमारा मेजर बुद्धिस्ट सर्किट है नॉर्थ बिहार में, वैशाली, केसरिया जी, इन सब को जोड़ेगा ये। प्लस एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एनिमल अपना ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या नाम है उसका? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, ट्रेड बढ़ेगा, लोगों का आना जाना आसान होगा। जो ओवरऑल बेतिया से साहिबगंज के बीच में आज जो 2.5 घंटे लगते हैं वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा अनुमान है इस प्रोजेक्ट के करने से। तीसरा फैसला आज लिया गया, रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा।
10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। और रेलवे में बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में कार्गो बढ़ के 1.6 बिलियन टन पे हुआ है, जो कि यूएस और रशिया और यूरोप से बढ़ के नंबर 2 पे भारत की रेलवे ऑलरेडी नंबर 2 पे पहुंच गया है बाय डूइंग ऑल दीज रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ रेलवेज। ये मैं आता हूँ साथियों, ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। हम सब जानते हैं कि शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर किसी भी देश के लिए और विशेषकर भारत के लिए बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर इस तरह से भी है कि हमारी एक लंबी हेरिटेज थी। टिल 18th सेंचुरी भारत के शिप दुनिया में सबसे एडवांस्ड शिप्स माने जाते थे और दुनिया भर से लोग भारत में शिप खरीदने आते थे, भारत के डिज़ाइन को यूरोप लेके गए थे। एक ओवरऑल जो हमारी मैरीटाइम हेरिटेज है, उस हेरिटेज को रिवाइव करना ज़रूरी है, देश की इकोनॉमी के लिए भी और देश की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारे भारत के पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे सदियों से कई दूर दराज के क्षेत्रों से ट्रेड होता आया है भारत के पोर्ट से और कई कई सदियों तक चलता रहा। 18th सेंचुरी के बाद में भारत की सिचुएशन बदली, कुछ खराब हुई कुछ कारणों से, हम सब जानते हैं वो कारण। लेकिन अब 2047 तक भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, देश के सामने संकल्प रखा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है, टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस, 69,725 करोड़ रुपीस। और ये 10 इयर्स का प्रोग्राम है बड़ा, इट्स अ 10-year प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इंपैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। शिप बिल्डिंग से कई तरह के मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट, कई तरह के मटेरियल्स के डेवलपमेंट चालू होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन लोगों के एस्टिमेट है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर शिप बिल्डिंग का 6.4 है। यानी अगर एक व्यक्ति शिप बिल्डिंग में काम करता है तो 5 more persons get employment because of that one person who is working in the shipbuilding industry. That is the employment multiplier factor. Investment multiplier is almost 2, which means if we invest 1 crore rupees in shipbuilding, then the economy gets about 2 crore rupees benefit. इसीलिए बजट में अनाउंस हुआ था, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो आज ये बड़े रिफॉर्म्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। ओवरऑल स्ट्रेटजी बेसिकली 4 पिलर्स पे है। 4 पिलर्स में पिलर नंबर 1 है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। पिलर नंबर 2 है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। पिलर नंबर 3 है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। पिलर नंबर 4 है लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। पिलर 1 शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज 24,736 crore rupees outlay. Pillar 2 maritime development fund is a corpus of about 25,000 crore rupees. Shipbuilding development scheme, the pillar 3 is about 20,000 crore rupees, to be precise 19,989 crore rupees. And pillar 4 is legal policy and process reforms. I'll go through each of the pillars one by one. सभी pillars का एक एक करके डिटेल में वर्णन करूंगा। पहला पिलर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। इसका कंपोनेंट 1 है फाइनेंशियल असिस्टेंस। हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग बहुत डीप कैपिटल चाहिए होता है,
बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिनिश हो गई, और जिन देशों ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया वही देश इस इंडस्ट्री को सरवाइव करा पाए। ओनली दोज कंट्रीज कुड सेव द इंडस्ट्री वेयर द गवर्नमेंट gave substantial support to shipbuilding industry. तो इस वाले स्कीम में कॉस्ट डिफरेंशियल को ओवरकम करने के लिए 100 करोड़ से नीचे वाले वेसल्स शिप्स का टेक्निकल नेम है, वेसल्स को 15% सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, और 100 करोड़ से ऊपर वाले वेसल्स को 20%। जैसे मान लो कोई शिप है 150 करोड़ की, अगर वो बनती है तो उसको 20% फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाएगा कि आने वाले समय में ग्रीन वेसल्स का एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगा मार्केट में और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। इसीलिए जो ग्रीन वेसल्स है, हाइब्रिड वेसल्स है और फुल्ली ग्रीन है, उन सब के लिए 25% का फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा। और ये ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, डिटेल स्टडी किया गया है कई देशों का, जिन देशों में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बड़े लंबे समय से बढ़ती गई, उन देशों का स्टडी करके ये सारे स्कीम को बनाया गया है। हर जगह डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इंसेंटिवाइज किया जाएगा और एक थ्रेशोल्ड भी रखा जाएगा, 30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए। 30% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मिनिमम रहना चाहिए, ये इस स्कीम में रहेगा। 20,554 करोड़ का एलोकेशन रहेगा अप टू मार्च 2036। कंपोनेंट 2 इसी स्कीम का शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट। अगर आप किसी शिप को अगर देखें, शिप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेसल है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिटी। अ शिप इज प्रैक्टिकली लाइक अ सिटी। एक जो पैनामेक्स वेसल्स होते हैं 1 लाख टन वाले, उस वेसल में, उस शिप में करीब 1,500 किलोमीटर की तो पाइपलाइन होती है। 1,500 किलोमीटर की, 1500 किलोमीटर के आसपास की तो अंदर पाइपलाइंस होती हैं, जो पानी बैलास्टिंग और डी बैलास्टिंग करते हैं शिप की। तो उसमें जैसे किसी शहर को जितना पानी रिक्वायर्ड होता है, उतना पानी शिप के अंदर पंप करते हैं या शिप से पंप आउट करते हैं। अंदर जो इंजन्स चलते हैं, वो इंजन प्रैक्टिकली एक छोटे शहर की जितनी पावर रिक्वायरमेंट है, उतनी पावर रिक्वायरमेंट वो जनरेट करते हैं। जितना उसके अंदर ऑयल स्टोरेज रहता है, वो ऑयल स्टोरेज एक छोटे शहर का 20-25 हज़ार पॉपुलेशन के शहर का जितना ऑयल रिक्वायरमेंट होता है, उतना डीजल पेट्रोल वहाँ पे। तो मतलब शिप इतना बड़ा वेसल है कि उसको जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, तो उस लाइफ कंप्लीट होने के बाद में भी उसकी बहुत वैल्यू रहती है। तो देयर इज अ फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री कॉल्ड शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। और भारत में अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड इज अ वेरी फेमस यार्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। ये गुजरात में भावनगर के पास में है। तो शिप ब्रेकिंग इज अ मेजर इंडस्ट्री, वन बिकॉज इट इज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, टू इट हैज लॉट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसीलिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का कंपोनेंट नंबर 2 रखा गया है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ऑफ द 40% ऑफ द शिप्स स्क्रैप वैल्यू। अगर भारत में शिप को ब्रेक करते हैं, तो मान लो उस शिप की स्क्रैप वैल्यू थी 200 करोड़, तो उसका 40% क्रेडिट नोट दिया जाएगा, जिससे कि नई शिप जब भारत में अगर बिल्डअप करो तो आपको वो 40% का क्रेडिट उसमें मिल जाएगा। इट्स अ वेरी इनोवेटिवली डिजाइंड स्कीम। इसमें 2 बेनिफिट एक साथ होते हैं, शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी भी बढ़ती है और शिप बिल्डिंग एक्टिविटी भी बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए का रखा गया है एलोकेशन, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, और कैबिनेट में भी नोटिस किया गया कि बहुत इनोवेटिव तरीके से इस स्कीम को बनाया गया। थर्ड है कंपोनेंट नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन। शिप का जो डिजाइन होता है
दैट डिज़ाइन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ब्लूप्रिंट उसका जब बनता है शिप का, और जब कील ले करते हैं, जब शिप बिल्डिंग चालू करते हैं, तब इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो इसके लिए जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज चाहिए वो डेवलप करनी होगी। उसके लिए नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन बनाया जाएगा, जिसमें हर तरीके से ओवरऑल क्या क्या करना है देश में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, पूरे इस प्रोग्राम को कैसे स्टीयर करना है, किस तरह से कोलैबोरेशंस करने हैं, कैसे डिमांड एग्रीगेशन करना है, इन सब चीज़ों का नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन इसको मैनेज करेगा। पिलर 2 मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ये कंप्लीट एक फंड बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टोटल वॉल्यूम है उसका 95% शिप से जाता है, 5% वॉल्यूम बाकी रूट से जाता है, रोड या एयर से बाकी 5% जाता है। और अगर वैल्यू में देखें तो 65% ऑफ द ट्रेड इज डन बाय मैरीटाइम सेक्टर, बाय शिपिंग सेक्टर। और जो बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री होने के नाते अफोर्डेबल फाइनेंस नहीं मिल पाता है, तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, परसीव्ड रिस्क है, कोलैटरल एसेट्स होती नहीं है। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है, कोई शिप बिल्डिंग करना भी चाहे, इस इंडस्ट्री को डेवलप करना भी चाहे तो कैसे करे। इसके लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। इसका कॉर्पस 20,000 करोड़ रहेगा। इसका कंपोनेंट 1 है मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें इक्विटी फाइनेंसिंग पे जोर दिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ दिस। इसका स्ट्रक्चर आगे दिखाता हूँ। इंडियन शिप्स बनाना, शिपयार्ड डेवलप करना, शिप रिपेयर फैसिलिटीज करना, पोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और इनलैंड और कोस्टल मूवमेंट का मॉडल शेयर बढ़ाना, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फंड का ऐसा रहेगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से फंड डालेंगे, बाकी फंड मैनेजर्स रहेंगे, और मार्केट से जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगा इन सब सेक्टर्स में, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 7 और बाकी इसके साथ रिलेटेड है 1 और 2, इन सब सेक्टर्स में इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे ये वाला MIF मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड। बहुत बहुत देश के लिए मेरे ख्याल से ये शिपिंग और पोर्ट सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स दैट हैज हैपेंड इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। और जो 18th सेंचुरी में जो हमने डिक्लाइन 18th के बाद में देखा, वो डिक्लाइन अब आप देखोगे वो वापस रिवाइव होने लगेगा। देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। इसी पिलर का कंपोनेंट नंबर 2 है इंटरेस्ट को इंसेंटिवाइज करना। मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं उनको उनका इंटरेस्ट का एक सबवेंशन इसमें रहेगा अप टू 3%, और इसका भी एक बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बनेगा नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन के तहत। ओवरऑल इस मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड से वी एक्सपेक्ट मेजर इन्वेस्टमेंट आएगा शिपिंग सेक्टर में, पोर्ट्स में, शिप बिल्डिंग में, and overall 30 lakh jobs will be created because of this entire program, इस बड़े रिफॉर्म के कारण। और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बहुत कम होगी इस पूरे इनिशिएटिव के कारण। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम दैट इज द थर्ड पिलर, और इसमें कैपिटल सपोर्ट किया जाएगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को डेवलप करने के लिए। क्योंकि एक जगह अगर शिप बिल्डिंग क्लस्टर हो तो उससे कनेक्टेड जितनी भी चीजें, इसकी वेल्डिंग इतनी यूनिक होती है, गैसेस इसमें इस तरह की यूज होती है कि अंडर सी आपको अगर शिप को कट करना, वेल्ड करना है, फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स बनाने पड़ते हैं, वो सब चीजें जो बनानी पड़ती है उसके कारण एक पूरा क्लस्टर बने तो बेटर रहता है। तो जो ब्राउन फील्ड कैपेसिटीज देश में है, अभी 2-3 जगह है वो, और नए ग्रीन फील्ड क्लस्टर्स भी बनेंगे। रिस्क कवरेज दिया जाएगा और डेवलपमेंट के नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। टोटल 19,989 करोड़ रुपीस का पिलर 3। पिलर 4 आपने देखा होगा कि शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर में ज़्यादातर कानून अंग्रेजों के ज़माने के थे। पिछले 11 वर्षों में 11 नए कानून बनाकर जितने भी पुराने कानून थे
वो मोदी जी की सरकार ने फिनिश करके टोटली नए कानून बनाए जो कि रेलेवेंट है, आज के समय के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो ये ध्यान रखा जाएगा लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स के अंडर। और भी कई सारे इसमें इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना वगैरह वगैरह, कई तरह की डिमांड एग्रीगेशन करना। जैसे हमारा ऑयल एंड गैस पीएसयूज हैं, उनका जितना भी रिक्वायरमेंट है उस पूरे डिमांड को अगर एग्रीगेट करो तो भारत में शिप बिल्डिंग के लिए एक बड़ा एक ऑर्डर इसमें क्रिएट किया जा सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ओवरऑल इस रिफॉर्म से, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा अप्रूव किए गए इस रिफॉर्म से पूरे शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर में एक बड़ा ऐतिहासिक चेंज आएगा और हम ग्लोबल बेंचमार्क्स की तरफ बढ़ेंगे। 30 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड है और करीब करीब 4.5 मिलियन ग्रोस टन्स की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बनेगी देश में, और दैट कैन एक्चुअली डबल टू 8.2 मिलियन ग्रॉस टन्स, और पोर्ट कैपेसिटी 250 मिलियन टन्स की एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगी। करीब 2,500 से ज़्यादा वेसल्स इसमें बनेंगे इस पूरे प्रोग्राम के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डेटा रखा है, आपको शेयर भी किया जाएगा। इन 11 वर्षों में किस तरह से शिपिंग सेक्टर का एक एक कंपोनेंट ग्रो हुआ है। कुछ नंबर्स अगर आप देखो, इनलैंड वाटर कार्गो 700% बढ़ा है 2014 के कंपैरिजन में। मात्र 18 मिलियन टन था, 146 मिलियन टन। ऑपरेशनल वाटरवेज 870% बढ़े, मात्र 3 थे 29 हुए। वाटरवेज मतलब नंबर ऑफ सी फेयरर्स डबल हो गए, 1 लाख थे, डबल से भी ज्यादा हो गए, 3.2 लाख। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 800 मिलियन टन थी, वो 1.6 बिलियन टन बन गई इन 11 वर्षों में। बहुत बड़ा चेंज आया है। कोस्टल शिपिंग प्रैक्टिकली डबल हुई, लेजिस्लेशंस 11 पास हुए, एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्ट्स डबल हुई। ओवरऑल इतना मेजर चेंज आया है शिपिंग एंड पोर्ट सेक्टर में दैट वी आर दिस इज रियली हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। मैं 5th आइटम पे आता हूं जो आज के कैबिनेट में अप्रूव हुआ। दिस इज रिलेटेड टू रिसर्च। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए 2,277 करोड़ रुपीस का एक अम्ब्रेला स्कीम आज अप्रूव हुई है, जिसमें डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम्स होंगे, एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम, एमेरिटस साइंटिस्ट स्कीम, एक्सीलेंस थ्रू वेरियस अवार्ड्स और नॉलेज शेयरिंग एंड सिंपोजियम करना, जो टेक्निकल सिंपोजियम, रिसर्च सिंपोजियम है, उन सब का। दिस इज अ मेजर अम्ब्रेला स्कीम। कई तरह की बिखरी बिखरी एक्टिविटीज जो थी उनकी जगह एक ये बड़ी अम्ब्रेला स्कीम जिसमें लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। मान लो क्वांटम फिजिक्स के लिए एक तरह का प्रोग्राम बनाना है, मान लो बायोटेक के लिए दूसरी तरह का प्रोग्राम बनाना है, तो वो जो छोटे छोटे लिमिट्स, साइलोस थे, उसके बजाय उसको ब्रेक करके एक प्रॉपर, एक ऐसी फ्लेक्सिबल स्कीम जिससे कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को कई वर्षों तक उसका बेनिफिट मिलता रहे। और 6th पॉइंट पे आता हूं मैं। मेडिकल एजुकेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प जो लिया था कि 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स 5 साल में क्रिएट करेंगे भारत में। तो आज 5,000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। 15,035 करोड़ रुपीस का इसके लिए आउटले होगा। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना, और एआई का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन। क्योंकि मान लीजिए कोई एक गांव से आता है व्यक्ति, उसको इंग्लिश की नॉलेज अगर नहीं है तो वो बड़ा कुंठित फील करता है कि वो कैसे मेडिकल एजुकेशन में बाकी लोगों के साथ compete कर पाए। एआई की नॉलेज होने से वही लेक्चर अलग अलग लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। तो अभी जो सर्वम मॉडल बना है एआई मिशन के तहत, उस सर्वम मॉडल का उपयोग करके कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं
आईआईटी मद्रास में हुए हैं, आईआईसी बेंगलुरु में हुए हैं, कई जगह एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिससे कि साइमल्टेनियसली सेम लेक्चर को डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया जा सकता है यूजिंग द सर्वम एआई मॉडल। तो स्वदेशी की बात है तो सर्वम भी भारत का बना हुआ मॉडल है और भी अच्छी बात है भारत की भाषाओं के लिए। तो इसका उपयोग भी मेडिकल एजुकेशन में बड़े तरीके से किया जाएगा। ऑफ द इंडिया एआई मिशन को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट 11 इयर्स में बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ा है, करीब करीब हर चीज डबल हुई है। वेदर इट इज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो केवल 387 थी 808 हो गई, वेदर इट इज यूजी सीट्स, वेदर इट इज पीजी सीट्स, करीब करीब हर चीज में डबल या डबल ट्रिपल जंप हुआ है इन 11 इयर्स में। साथियों बहुत धन्यवाद। जोहो पे किया हुआ पहला प्रेजेंटेशन स्वदेशी जोहो पे। I'll take questions now. Thank you, sir. So we will start from the left as the protocol is. Deepak is sitting on the first row and first seat. No, sir. Sir, एक तो I think it's a big decision. There is no doubt. Sir, एक जानना चाह रहे थे. There is so much of celebration about Swadeshi. So in the shipbuilding sector, it primarily focuses on domestic shipbuilding. So any kind of preferential treatment or incentive. 30% domestic value addition. I'm asking, sir, for domestic players, because in all probability we'll see most players will come from outside because they are the bigger players. भारत में शिप बिल्डिंग की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए था, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलने से भारत के बहुत बड़े प्लेयर्स उभरेंगे पक्का। 54. Hi sir, Dhruvaksh from Business Standard. One question. Your presentation said that local manufacturing and shipbuilding will be incentivized. You mentioned that there will be a minimum provision. So just wanted some clarity on whether it will be incentivized or whether the minimum, there will be a minimum threshold for you to get incentives as a shipyard, that is 30%. Very good point. I think we should have added one line here. To be eligible for the incentives which are mentioned here, vessels valued below and above वाला जो है ना point, incentives यहाँ पे देख रहे हो आप, right? To be eligible for these, you have to have minimum 30% domestic value addition. And sir, on coordinated demand aggregation, the presentation mentioned that there is a demand being aggregated from state-owned oil and gas PSUs. That is one example. Yeah, just There wanted can to be many understand. more. Just wanted to understand: are there any other sectors where PSUs or public private sector commitments have been Fertilizer taken? sector is there. The entire IFCO, CRIPCO, they also import some fertilizers. Then there are assets which are imported. Many more. So they've committed for a demand generation from their end within the policy. Yeah, we'll all work together. And sir, last is this 2,500 vessels additional output. This is till when, sir? 10-year mission. 10-year mission. Okay, thank you. सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से। सर अभी ये जो शिप बिल्डिंग है दुनिया भर में हमारा सर 1% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो सर इस स्कीम के बाद आपको क्या लगता है कितना हमारा मार्केट शेयर 10% 10 साल के अंदर हो जाएगा? और इस तरह की प्रेजेंटेशन सर शिपिंग की तरफ से कैबिनेट में दी गई हो तो शिपिंग से आप कब करोगे प्रेजेंटेशन? 1-2 दिन में शेड्यूल करोगे, आजकल में करोगे? एक पूरा प्रॉपर जो भी शिपिंग सेक्टर को कवर करते हैं उनको बुला के प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन डिटेल एक कर देना। मार्केट शेयर विल डेफिनेटली ग्रो। इट्स see, when we start a program, for example, when we started the semiconductor mission, we have seen how the world trusts us. That's why the growth becomes much more than what we actually thought. I'm sure we'll have similar experience here. 2. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से शिपिंग सेक्टर को लेके मेरा सवाल है कि एक तो बहुत सारी कंपनियां जब से प्रधानमंत्री ने शिपिंग सेक्टर पर फोकस बढ़ाया, वित्त मंत्री ने बजट में अनाउंस किया था, बहुत सारी विदेशी कंपनियां यहां पे दिलचस्पी दिखा रही हैं। तो अगर कुछ उसका आइडिया दिया सके कि कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं। दूसरा कि ये जो इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिव का फॉर्मेट क्या होगा? ये क्या सब्सिडी होगा या फिर लोन होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, क्या होगा? और दूसरा सवाल रेलवे को लेकर के है जो एक एक करके करें।
वो यूपीएससी के एग्जाम जैसी हालत हो जाएगी। पहला क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट वाला भूल जाते हैं। तो क्या क्या किस्मत की भी बात होती है ना कुछ। कभी कभी किस्मत से भी हो जाते हैं हमारे जैसे लोग। अब मैं कह रहा था कि इंसेंटिव्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। पिलर 1 में अलग है, पिलर 2 में अलग है और पिलर 3 में अलग है। तो पिलर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें प्रैक्टिकली दिस इज कैपिटल असिस्टेंस ऑफ द वेसल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। 15% if it is valued below 100 crores and 100 crore and above, those vessels will get a 20% financial assistance. Then there is an equity assistance as a part of this National Maritime Development Investment Fund. उसमें equity की assistance है. Then there is a interest assistance under the component 2 of the pillar 3, which is interest incentivization fund. तो अलग अलग, it's a very comprehensive program. Comprehensive भी इसलिए होता है क्योंकि shipbuilding industry is it's a brutally difficult industry. बहुत कम countries हैं जो इसको survive कर पाती हैं. So that's why it's very important that we go for a very comprehensive set of incentives for this industry. तभी हो पाएगा, वरना फिर half-hearted view से नहीं हो पाता है. सेकेंड रो कोई नहीं है आप? सेकंड वाला रेलवे का, हाँ, रेलवे का अच्छा रेलवे। मैंने सोचा बच्चे शिप में एक सवाल ये था कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां यहाँ पे दिलचस्पी दिखा रही हैं। अगर सपोजली कोई पीएसयू के साथ टाई अप कर रही हैं, कोई दूसरे घरेलू कंपनी के साथ टाई अप कर रही हैं, तो वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल रहेंगे वो डिटेल्स आपको जब शिपिंग मिनिस्ट्री से करेंगे प्रेजेंटेशन। और रेलवे का बोनस स्कीम सिर्फ नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय के लिए, राइट? हाँ, नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज। थैंक यू सर। यस पीछे संजीव। Yeah, this is Sanjeev from PTI. About this, the special incentives for the shipping sector, you know, has any target been set, you know, in the next 10 years as to how much, you know, just as Tarun asked, how much will be India's share in the global shipping sector? And वैसे टारगेट सेट किए जाते हैं, but most of the times we have seen in our programs recently that the world actually looks at India is with a very important trust factor. तो हमेशा देखा गया जो टारगेट सेट करते हैं उससे ज़्यादा ही अचीव करते हैं. शिपिंग डिपार्टमेंट अपने प्रेजेंटेशन में सब डिटेल्स वो देंगे. on the medical seats, you know, you said 5,000 PG seats have been added, but this will be in a period of how many years, you know, will be added? This year itself or? Up to 28-29. Yes, it will start from this year and go up to 28-29. Up to 28-29. सर मैं संजीव राठी हूँ यूएनआई वार्ता से। मेडिकल की पीजी सीट्स आपने बोला 5,000 सीट्स बढ़ाएंगे, पर ये देखा गया है सर कि सीट्स तो बढ़ जाती हैं यूजी में भी और पीजी में भी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। पीजी में तो स्पेसिफिकली डॉक्टर्स को 36 आवर्स की ड्यूटीज़ नॉर्मली करनी पड़ती है, तो इस दिशा में भी कुछ काम कर रहे हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया. इसीलिए आप देखो इन्वेस्टमेंट का जो सीलिंग लिमिट है वो बढ़ा के 1.5 करोड़ पर सीट किया गया है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी साथ ही साथ आए, तभी ये सीट की परमिशन उसके साथ जुड़ी हुई है. ओके, थर्ड रो. अच्छा ठीक है. Sir, this is Prakash Pedashi from ET Now. With this comprehensive reform in the shipping sector, has Cabinet also discussed granting infrastructure status to the sector? That is part of the proposal which is right now running between the, being worked between the Ministry of Shipping and Ministry of Finance. Is there any update? 19th को notification आ गया to grant, इसमें पिच में था कहीं पे, to grant, first slide ना, Pillar 4. Very good, thanks. Large ships given infra status on 19th September 2025 already. Does that answer your question? No, thank you, sir.
नेक्स्ट 234, देन हम उधर आएंगे. सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से मेरा सवाल भी मेडिकल सीट से ही है और एक और सवाल एडिशनल है. ये जो 5000 MBBS की सीट्स बढ़ाई गई और 5000 PG की सीट्स बढ़ाई गई, इसमें गवर्नमेंट का कुछ ब्रेकअप है या UGC से एफिलिएटेड सारे इंस्टीट्यूट हैं वो सबके लिए बढ़ाए गए हैं? केवल उन्हीं का है. ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन. यस सर. या एंड सेकेंडली जो बख्तियारपुर और तिलैया की लाइन को 104 किलोमीटर्स की डबलिंग की है, इसका टाइम फ्रेम क्या रखा गया है? 4 years. टिपिकल रेलवे प्रोग्राम इज नाउ 4 years. पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ना, करीब करीब सारे कंप्लीट हो गए हैं. अभी तेजी से हर साल 3000-4000 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अब ज़्यादा समय की बात नहीं है. थर्ड टू दिस साइड 232. सर नहीं सर, थर्ड हो गया. अच्छा ठीक, चलो फोर्थ रो. 214. यस Sir, regarding medical seats, what is the investment now per seat? मैडम नंबर है. Current is 1.2. It is being increased to 1.5 crore. Very prompt answers. Thanks. ठीक है. आता है ना फोन अ फ्रेंड. केबीसी में वही हालत है मेरी अभी. Sir, this side. ऑडियंस की वोट भी कर लेंगे किसी पॉइंट पे. Sir, this side. सर मेरा सवाल है कि मेरी टाइम के लिए जो इतनी सारी जो चीज़ें बनी, इसमें जो पिलर 4 जो है आपका लीगल पॉलिसी वाला, इसमें भारत की जितनी कंपनियां, जितनी शिपिंग कंपनियां, वो सब परेशान इसलिए होती हैं क्योंकि उनको मेरीटाइम लॉ के लिए, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए या तो सिंगापुर जाना पड़ता है या लंदन कोर्ट जाना पड़ता है. भारत में इसका लॉ फ्रेमवर्क काफ़ी कमज़ोर है. दूसरा मेरा सवाल है कि 5000 सीट जो पीजी में बढ़ी है और 5023 जो MBBS की बढ़ी है, अभी तक इसके पहले टोटल सीटें अभी तक कितनी थी और अब कितनी हो जाएंगी? चलो ऑडियंस का पोल हो जाए. क्या 11 वर्षों में रिफॉर्म हुए? बताओ भाई. कितने लोग कहते हुए? जितने हुए वो बोलो कि वो हाथ खड़े करें. बहुत कंजूस हो यार आप लोग. मीडिया के लोग बहुत कंजूस होते हैं. इतने लॉ बदल गए, इतने कंप्लायंसेस हट गए, लेकिन हाथ खड़ा करने में कंजूसी. रिफॉर्म हुए हैं और भी कई रिफॉर्म्स होंगे. और इस पिलर 4 के अंदर जितने भी इस तरह की मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करके रिफॉर्म किया जाए. क्या था क्वेश्चन? कितनी है अब तक मैडम? बाप रे, कितना प्रिसाइज आंसर है. 1,23,700. 51,348 से 1,23,000. 104. सर मैं सचिन बुधौलिया हूँ हिंदुस्तान समाचार से. मेरा सवाल ये था कि जो आपने शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट का जो आपने जो कंपोनेंट अभी अनाउंस किया, तो ये पहले जानना ये चाहेंगे कि भारत में जो अभी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है उसकी अभी का क्या पोजीशन है उसका, और दूसरी चीज़ कि इस इंसेंटिव के अनाउंस करने से आपको क्या लगता है कि ये इसका आगे क्या अनुमान लगाते हैं आप. और दूसरा जो बख्तियारपुर और वो जो रेलवे लाइन का जो आपने अनाउंस किया है, क्या कोई बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का भी कई बहुत डिमांड हो रही थी, उसका भी कोई प्रपोजल है? $4.5 million DWT capacity is there today, and we are the second largest ship breaking industry in the entire world already. नाम के बारे में कोई कैबिनेट में चर्चा नहीं होती है. 141. सर ऋषभ भटनागर विद NDTV प्रॉफिट. आवाज थोड़ा आपकी नहीं आ रही है, माइक पास से. पास रखो. मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ऐसे रखना. मुझे किसी ने सिखाया था.
सर एनडीटीवी प्रॉफिट से ऋषभ भटनागर। आलंग के अलावा सर और कोई शिप ब्रेकिंग या शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स जिस पे सरकार की नज़र है? सेकेंडली सर, शिप बिल्डिंग में इंडिया का कॉस्ट डिफरेंशियल था अगेंस्ट जापान, साउथ कोरिया, अदर कंट्रीज, करीब 25-30% हम डिसएडवांटेज पे थे। इस पैकेज से वो कितना ब्रिज हो पाएगा? हमारा कोस्ट लाइन कितना लंबा है? और ये जो पेनिनसुलर कोस्ट लाइन है ये वाला, अंडमान को मैं ऐड नहीं करके 7,000, about 7,000 kilometer is the coastline, and shipbuilding industry can develop in Bengal, in Odisha, in Andhra, in Puducherry, in Tamil Nadu, Kerala, in Karnataka, in Goa, in Maharashtra, and in Gujarat. There is huge potential for shipbuilding throughout the coastlines, and there has been a long history of developing and building ships at many places in these areas. तो अभी भी अच्छे क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उन क्लस्टर्स को और ग्रो करेंगे। केरला में हो रहे हैं अराउंड कोचिन, देन देर इज तमिलनाडु में हो रहे हैं, देन उड़ीसा में डेवलप हो रहा है नया, देन गुजरात में फ्लोटिंग ड्राई डॉक लग रहे हैं। तो इट्स महाराष्ट्र में मझगांव डॉकयार्ड एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग क्लस्टर है, आंध्रा में वाइजाग के आसपास एक्टिविटीज़ खूब हैं। तो ओवरऑल देश में कोलकाता में हल्दिया के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो ओवरऑल देश में शिप बिल्डिंग का पोटेंशियल इज़ ह्यूज। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए था, दैट फ्रेमवर्क इज़ नाउ प्रोवाइडेड। दिस विल रियली इम्प्रूव द एंटायर सेक्टर।